हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आज की वीडियो बहुत मज़े की भी होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले तो सुबह से मसरूफ़ थे। विंडोज़ के पीछे वो जो लगते हैं कि धूप अंदर नहीं आए, उसे क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ। तो फिर याद आया तो बता दूंगी। सुबह से वो काम कर रहे थे तो हस्बैंड ने मेरी अचानक ही कॉल की कि भाई मेरा फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री से आया हुआ है, तो आज वो हमारे घर आएगा। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कहा मैंने तुम्हारी वाइफ के हाथ का ही खाना खाना है। हालांकि उसका इरादा था कि उसे बाहर ही खाना खिलाने ले जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने तो तुम्हारी वाइफ के हाथ का ही खाना खाना है और वन डिश खानी है, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह पता था कि मैं वन डिश वाला बंदा नहीं हूँ। मैं जिसकी भी खाना करती हूँ 2 से 3 डिशेस लाजमी बनाती ही बनाती हूँ। खैर, उन्होंने बेहद इसरार करके बोला कि एक डिश से ज़्यादा खाना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर मैं आपके घर आइंदा नहीं आऊँगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा भाई इसके लिए दम पोख बनाओ, और हमने गोश्त ऑर्डर किया और गोश्त आया। ताज़ा गोश्त आपके पास होना चाहिए। 2 किलो गोश्त था, और रेसिपी तो आप देख ही रहे हैं आगे साथ साथ। अच्छा, चीज़ों को ना आपने फुल साबित डालना है। आपने चीज़ों को बिल्कुल भी कट आउट नहीं करना। 2 किलो गोश्त के मेरे ख्याल में 6 पीसीज हैं कि कितने पीसीज है ये आपके सामने ही है। और लहसुन के अंदर भी आपने इसी तरीके से कट लगाने हैं, ताकि चिकन गोश्त का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर तक चला जाए। ठीक है, सांस ले लूँ थोड़ा सा आप लोगों तो इतनी स्पीड में मैं बोलती हूँ, जस्ट वेट। अच्छा, तो यहाँ पे जी इसके अंदर डालते हैं घी। ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। सबसे पहली तय आपने आलूओं की ही लगानी है, क्योंकि अगर आपने कोई और चीज़ पहले लगाई तो अगर वो नीचे लगना हुआ तो गोश्त लग जाएगा, नहीं तो नीचे आलू की तय होगी तो आलू ही नीचे लगेंगे। मसाले में इसमें जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी, बस और कुछ भी नहीं। अदरक भी आपने साबित डालनी है। फिलहाल मेरे पास साबित अदरक मौजूद नहीं थी, इसीलिए मैंने क्रश ही डाल दी। मैंने कहा मैं तैयार हुई, फिर मैं आई, मैंने कहा पहले तो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं बाकी काम करूँगी। वन डिश बनाना तो मेरे उल्टे हाथ का खेल था, क्योंकि इतने खाने में बनाती रहती हूँ, तो दावत और वो भी वन डिश की बहुत ही आसान लग रहा था मुझे तो। खैर, यहाँ पे फिर मैंने बनाया। नमक, ब्लैक पेपर, हल्दी इसके अंदर डालना है, सब्ज़ मिर्च डालनी है, लहसुन अदरक डालना है, साबित सब कुछ जाएगा। और 2 गिलास पानी आपने डाल देना है। अगर आपने शोरबा ज़्यादा रखना है तो 3 गिलास डालेंगे, अदरवाइज़ आपने 2 गिलास पानी डालना है। और इसको लिड आपने किस तरीके से लगानी है, मेन चीज़ तो वो है आपने बनाना। अगर आपको असली फ्लेवर चाहिए ना, वाकई में आपने दमपोख ही खाना है और पठानी स्टाइल में खाना है, तो आप ये रेसिपी इसी तरह के डब्बे में ही ट्राई करना, मट्टी के बर्तन में। कुकर में वो जायका नहीं आता। मैं भी अक्सर कुकर में बना लेती हूँ, लेकिन वो जायका नहीं आता। आज मैंने वन डिश ही बनानी थी और टाइम भी अच्छा खासा था, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं आराम से अच्छी सी वन डिश बनाऊंगी। जब उन्होंने फरमाइश इस तरीके से की है तो मतलब अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड ने भी। पहले तो मैं काबली चावल बना रही थी, फिर आदमी जो है ना राइस के साथ सालन लाजमी होना ही चाहिए, खाली राइस नहीं खाते, तो इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं भाई, दम पोख बना लेती हूँ। 7 काबली राइस हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था, बट उनकी नाराज़गी हो जाती कि वन डिश का बोला था तो वन डिश ही होनी चाहिए और ट्रेडिशनल खाना होना चाहिए। खैर, यहाँ पे आपने इसको बंद बहुत अच्छे तरीके से करना है। आपने इस तरीके से बंद करना है जिस तरीके से हम कुकर को लिड नहीं लगाते, कहीं से भी हवा आउट नहीं होनी चाहिए। हल्का सा सुराख हवा खुद बनाएगी निकलने के लिए, बिल्कुल हल्का मामूली सा, सुई बराबर खुद मतलब वो बना लेगी वो जगह। लेकिन आपने इसको इतना अच्छा कवर करना है कि हवा कहीं से भी नहीं निकले। सुई बराबर हवा लाजमी निकलेगी। सारा प्रोसेस डन करने के बाद आपने इसके नीचे लगानी है तेज़ आंच। पहले आपने 15 मिनट के लिए फुल तेज़ आंच पे, मट्टी का बर्तन गर्म होने में भी टाइम लगता है, लगाना है। उसके बाद फिक्स 2 घंटे बेफिक्र हो के अपनी नमाज़ पढ़ें, अपने घर के काम करें, आपने जो करना है आप करें। इसको 2 घंटे के लिए आपने बंद कर देना है। फिर ठीक 2 घंटे बाद आपने इसको खोलना है। आपने मोबाइल पे 2 घंटे का अलार्म लगाना है। जब आप गैस दम वाली कर देंगे, 15 मिनट तेज़ आंच, फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए आपने इसको दम पे रखना है। बिल्कुल बेफिक्र होके रखना है, कहीं ये नीचे नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं होगा। दम पोख की असल निशानी ये है। इसके अंदर चम्मच नहीं लगा बीच में, टमाटर उसी तरह साबित है, लहसुन साबित है, प्याज साबित है, और आलू भी अभी जब मैं चम्मच लगाऊंगी तो आपको साबित ही नज़र आएगा। दम पोख की असल निशानी ये होती है। ऐसे तो सारे लोग मिक्सअप करके कुकर में भी बना लेते हैं, जैसे मैं
जब वीआईपी गेस्ट नहीं होते तो घर के लिए मैं भी कुकर में डाल के कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन अब जब मैंने इसका फ्लेवर देखा ना, ओए होए मुझे इतना कोई मज़े का लगा, यकीन करे। उसी टाइम मैंने इसको प्लेट में डाला एक गोश्त और हस्बैंड को टेस्ट करवाया। मैंने कहा इतना मज़े का बना है। मैंने कहा वाकई में जो लोग पूरी पूरी रात हल्की आग पे हलीम या निहारी या पावे बनने के लिए रखते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे तो वो इसलिए रखते थे। अब मुझे समझ आई कि उसमें कितना मज़े का फ्लेवर आता है ना, बहुत मज़े का फ्लेवर था इसका। खैर अब तो ये हमारे घर में हमेशा बनेगी। और हमने साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई, हमने बनाई थी लस्सी। ट्रेडिशनल खाना था तो ट्रेडिशनल ही होना चाहिए था सब कुछ। लस्सी जितने अच्छे तरीके से खाना हज़म करती है ना, दुनिया की कोई चीज़ भी नहीं करती है। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं आप पत्थर भी खा लो लेकिन आप उसके ऊपर 2 गिलास लस्सी पी लो, आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से हज़म हो जाता है। कोशिश करती हूँ कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करूँ लेकिन नहीं कर सकती। यहाँ पे जी दही लिया, दही के अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हम लोग जब भी लस्सी बनाते हैं। तो उसके अंदर आइस डाल दी और उसको ब्लेंड किया, नमक डाला और देखें ज़रा ज़्यादा प्रो बनने के चक्करों में मैंने नीचे गिरा दिया, लेकिन मैंने कट आउट नहीं किया, ऐसे अक्सर हो जाता है। बस यहाँ पे लस्सी होगी और सिंपल सा खाना होगा। अब होगा हमारा लंच। अच्छा ये लंच था, डिनर नहीं था, क्योंकि मैंने खाना बनाना कितने बजे शुरू किया था, आई थिंक 12 बजे शुरू किया था, तो 3 बजे का ये टाइम हो रहा था। 3 बजे तक हमारा लंच हो चुका था डन। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला था, देख रहे हैं आप। और खाना भी हमने नीचे ही खाया था क्योंकि ट्रेडिशनल खाना है तो नीचे बैठ के ही खाना चाहिए। अच्छा ये रेसिपी आप लोग ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं। ईद पे तो अब गोश्त ही गोश्त होगा, आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी आपकी ईद पे बहुत काम आएगी। अब मुझे ये नहीं पता ये छोटी ईद है या बड़ी ईद है मैं ये चीज़ नहीं समझती। 150-250 नहीं समझती आज तक कि कितने रुपीज़ होते हैं। 250 150 समझती हूँ, और बड़ी और छोटी ईद आज तक मैं नहीं समझ पाई। खैर उनको खाना वगैरह देने के बाद मेरे हस्बैंड उनके साथ चले गए थे बाहर। तो उन्होंने इसी तरह बहरिया का राउंड लगाना था, बहरिया को देखना था, तो वो उनके साथ राउंड पे चले गए। तो पीछे से बर्तन शर्तन वॉश हो चुके थे। मैंने कहा चलें जी मैं बर्तन संभाल लेती हूँ। थोड़ी देर मैंने बीच में ना नैप ली थी। पावर नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सुबह से हम उठे होते हैं, थक जाते हैं सारा दिन काम 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 करके। और घर में जब मेहमान आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं क्यों। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ना जब आपके घर में मेहमान भेजता है तो आपके रिस्क में इजाफा भी करता है। अगर आपके घर में रिस्क कम होने लगे तो अपने घर में खाना बना के लोगों में बांटे, गरीबों में बांटे, देखना आपके रिस्क में कितना इजाफा होगा। ये तो मेरी आजमाई हुई बात है, यकीन करें आप लोग। खैर यहाँ पे गेस्ट चले गए थे घूमने के लिए, मैंने अपने बर्तन जगह पे लगाए। और आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ। अच्छा ये बातें शेर व शायरी वाली नहीं है, अक्सर बातें मैं मतलब शादी से पहले मैं करती थी, पोइट्री वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, लिखती थी, लेकिन अब ये दिल की बात मैं आपसे कर रही हूँ। अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका मैंने कहा आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आप अच्छी और रिलैक्स ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप जितने मर्जी बड़े ओहदे पर पहुँच जाए ना, मगर किसी को महसूस ना होने दें कि आप बड़े हो। आप ख़ुद को सादा और आम रखें। जब आप खुद को सादा और आम रखेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे। और एक बात तो आपने याद रखनी है कि आपका असल स्टेटस यही है कि कोई आपके सामने बैठ के ख़ुद को हकीर ना समझे। आपका असल स्टेटस ये होना चाहिए, ना कि ये कि कोई आपके सामने बैठे और अपने आप को कमतर और आपको बहुत बड़ा समझे। यकीन करें मेरी ऐसी नेचर है ना, मैं बाय फेस टू फेस तो किसी को भी किसी चीज़ से इनकार नहीं कर सकती, किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती, चाहे कोई कुछ भी मुझे बोल दे। नहीं, मेरे अंदर ये नेचर ही नहीं है। और ना ही मैं किसी के सामने बहुत बड़ा अपने आप को करना या शो ऑफ करने की, मतलब मेरी ये नेचर ही नहीं है। यकीन करें मैं इतना पुरसुकून अपने आप को महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं इस्लामाबाद में अकेली रहती हूँ आपके सामने, मतलब ऐसे अकेली रहती हूँ कि मेरा कहीं आना जाना ज़्यादा नहीं होता और हमेशा घर में ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंदर से इतनी मुतमईन रहती हूँ और इतनी खुश रहती हूँ ना कि जिसकी इंतहा नहीं है। मैं जितना पुरसुकून अपने आप को अपने घर में महसूस करती हूँ मैं कहीं पे भी नहीं करती। मैंने एक दफ़ा कहीं पे कोई बयान सुन रही थी कि जो लोग घरों से भटकते हैं, घरों से निकलते हैं, हर टाइम घूम रहे फिर रहे होते हैं, मतलब रोडों में, पार्कों में, इधर उधर,
घूमने भी जाना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप घर में बैठ जाएं। मतलब वंस इन अ वीक जो डेली फिरते रहते हैं वो अपने घर का सुकून नहीं महसूस कर सकते, उनको घर में सुकून नहीं मिलता। जब आपको अपने घर के अंदर सुकून मिलने लग जाएगा ना, यकीन करें आप कभी भी घर से निकलना पसंद नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड की भी सेम यही नेचर है और मेरी भी यही नेचर है कि हमें अभी ना अब की एज में, मतलब जब हमारे बच्चे इस हद तक हो गए हैं जो आप लोगों के सामने आप सभी देख रहे हैं, मिकाल माशाल्लाह से 4 इयर्स का हो गया है, 5 इयर्स का होने वाला है। तो इस एज में, और माशाल्लाह से मन्नत भी बड़ी है, हुज़ैफ़ा हूर भी हैं, तो इस एज में ना अब हम लोगों को ना अपने घर में इतना सुकून महसूस होता है। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर टाइम अपने घर में स्पेंड करें। वो लोग जो अपने घरों में सुकून नहीं महसूस करते ना, उनके घर में सुकून नहीं है। तो अपने घर का माहौल बहुत पुरसुकून बनाएं, पूरे एतमाद बनाएं कि जो भी आपके घर आए खुश होकर जाए। जैसे आज मेरे घर गेस्ट आए थे, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की, मेरे हस्बैंड को बोला, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब यही होती है क्या, हम इतना खाना बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कोई दिल से एक अच्छी तारीफ़ कर दे तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो खैर मैं कहाँ से बात कहाँ ले जाती हूँ, यहाँ पे भी मैंने बर्तन शर्तन लगा दिए जगह पे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है बर्तन ना धोने से ज़्यादा संभालना ज़्यादा टफ काम होता है। तो खैर संभालने तो हैं, लेकिन संभालने में ये पता चल जाता है कि आपके बर्तन साफ़ धुले हैं या गंदे धुले हैं, कहीं से हेल्पर ने गंदे तो नहीं छोड़े। जब वो खुद लगाती है तो तब हमें पता नहीं चलता कबर्ड्स में कि बर्तन साफ़ थे गंदे थे, जब हम उठाते हैं हमें तभी पता चलता है। लेकिन खैर ऐसे गेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो वन डिश वाले मेहमान हो, ना मेहमान को तकलीफ़ ना मेज़बान को तकलीफ़, और खाना खाने में भी बहुत मज़ा आया। यकीन करें एक ही डिश थी ना, आप लोगों ने ईद पे ये डिश लाजमी तैयार करनी है, ईद के दिन तो लाजमी करनी है। ईद के दिन दोपहर के खाने में बहुत मज़े की लगेगी। अच्छा, यहाँ पे काम वगैरह डन करने के बाद अब मैंने बनाना था डिनर। मैंने कॉल की हस्बैंड को, मैंने कहा खाना बाहर नहीं खाना, मैंने चीज़ें ऑर्डर करवा दी हैं, क्योंकि मैंने कहा मॉल जाना, फिर चीज़ें उठाना, फिर आना, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो घर में ही ना मैं ऑर्डर करवा देती हूँ, वो डिलीवर कर देते हैं। तो हस्बैंड ने मेरे कहा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं बनाना, हम बाहर ही खाना खा कर आएंगे, बहुत लेट भी हो जाएगा, तो आप लोग अपने लिए बना लो। खैर फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल किया, फिर से मैंने ऑर्डर किया दोबारा से। उन्होंने कहा अच्छा जी, लेकिन बच्चों के लिए तो खाना बनाना बनता था, क्योंकि मेरे बच्चों ने दोपहर में भी सही तरीके से गोश्त नहीं खाया, क्योंकि वो गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं करते। चिकन भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, मतलब ऐसे टेंडर पॉप्स हो गए या मस्ती वाली चीज़ें चिकन में खा लेते हैं, चिकन का भी सालन शालन नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे मैं बच्चों को कह रही थी अभी मेहमानों की तो मैंने खिदमत की है, अभी मैं आप लोगों की करती हूँ, आप लोगों की फरमाइश भी आप लोगों के लिए बनाती हूँ राइस और मंचूरियन। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं राइस और मंचूरियन। मैंने भी नहीं खाना था क्योंकि दोपहर में हैवी खाना हो गया था, तो रात में तो खाने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कि अब कुछ खाया जाए। तो यहाँ पे जी मैंने चावल ले लिए 3 गिलास। अच्छा, राइस मेकर में आपने चावल किस तरीके से डालने होते हैं, आपने 3 गिलास चावल लिए हैं तो 6 गिलास आप पानी डालोगे। चावलों को वॉश बहुत अच्छे तरीके से किया करें, चाहे राइस मेकर में बना रहे हैं चाहे किसी चीज़ में भी बना रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 3 चम्मच नमक डालूंगी और इसको रख के मैं भूल जाऊंगी। राइस मेकर का इतना कोई फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब कौन देगची गंदा करता, फिर दम पे लगाता, फिर उठाता, फिर खोलता, अखबार लगाता, तो इसमें आप रखते हैं और चीज़ भूल जाते हैं, खुद ही बन जाती है। दूसरी तरफ मैंने कहा चलें जी मंचूरियन की तैयारी शुरू करती हूँ, और साथ में मेरे जहन में एक बात आ रही थी, मैंने कहा सवैयाँ भी साथ बना लेते हैं, ज़रा अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। और आज मैं स्विमिंग के लिए भी नहीं गई, मेरी स्विमिंग की भी छुट्टी होगी, आगे सैटरडे संडे फिर छुट्टी हो जाएगी। तो इन दिनों में ना मैं अपने बाकी पेंडिंग काम सारे डन कर दूंगी, ताकि मंडे में ना मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाऊं। और आगे ईद की तैयारियां भी आने वाली हैं, ईद भी बिल्कुल ज़ोर और शोर पे है, नज़दीक नज़दीक हो गई है। यहाँ पे जी मैं अभी सबसे पहले टेंडर पॉप्स ले लूँगी इनको। अच्छा, ये ना टेंडर पॉप ज़रा इजी रहते हैं मंचूरियन में, चिकन लो उसको कौन मसाला लगाए, लेकिन वो भी बहुत मज़े का बनता है। अगर वो आप बनाना चाहते हैं तो वो बना लें, वो भी बहुत अच्छे बनता है। उसमें मेरे ख्याल में मेरी पिछली वीडियोज़ में उसकी फुल रेसिपी है, बिल्कुल टेंडर पॉप्स जैसा ही जायका आता है। तो मुझे ना किचन में काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बच्चों के लिए बना रही थी। हालांकि हम चाहते तो बाहर जाके बर्गर भी खा सकते थे या बाहर से भी कुछ ऑर्डर करवा सकते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है घर में किचन में काम करना, रेसिपीज़ बनाना, अपने घर में रहना, अपने घर को टाइम देना।
अच्छा, ये भी मैं मट्टी की देगचे में ही बनाऊंगी। यहाँ पे मट्टी का देगचा जो है आप जब भी यूज़ करें उसको गीला पहले किया करें। सूखा देगचा कभी भी आपने गैस पे नहीं रखना, अगर आप रखेंगे तो वो फट जाएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जब भी आपने मट्टी का देगचा यूज़ करना है तो उसके पहले गीला करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया। लहसुन के पेस्ट को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। 3 टमाटर मैंने लिए थे, इनको ग्राइंड किया था। जस्ट खाली केचप नहीं डाला करें, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम केचप के साथ चिकन खा रहे हैं, बिल्कुल मज़े का फ्लेवर नहीं आता। 3 टमाटर डालें, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। और दूसरी साइड पे मैं रख रही थी घी वाली सेवइयाँ। ये मेरा खाने का दिल कर रहा था। अपने खाने के दिल जब करते हैं ना तो उसमें बंदा थोड़ी बहुत डंडी मार देता है। तो मैंने डंडी मारने के चक्कर में ना सेवइयाँ मेरी थोड़ी सी नीचे लग गई थी, थोड़ी सी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा बना था। अच्छा, ये सेवइयाँ ना सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ईद के लिए आप लंच भी बना सकते हैं इस टाइप का। ये नहीं कि आपने खाली गोश्त ही गोश्त बनाना है। आप दोपहर में चिकन वो दम पोख बना लें और साथ चाइनीज़ राइस और मंचूरियन बना लें। परफेक्ट डिनर है या परफेक्ट लंच है, जो भी आप करना चाहें, बहुत अच्छा लगेगा। मीठे में सेवइयाँ ये वाली नहीं बनाना, दूध वाली बना लेना, क्योंकि ईद पे वही अच्छी लगती है। लेकिन मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं घी वाली सेवइयाँ खाऊँ, बट इसमें शुगर इतनी ज़्यादा जाती है, इतनी ज़्यादा शुगर कोई जाती है। मैं जब डाल रही होती हूँ मेरे हाथ कांपते हैं कि भाई इतनी शुगर खा के हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। खैर, ये ना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसके अंदर चिकन क्यूब अभी मैंने डाल दिया, ऐड कर लिया। हल्की आंच पे मैंने लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि मट्टी वाली देगची में ना खाना बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आराम से बनता है, बट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। बस मैं तो कहती हूँ मेरी ये कढ़ाई अभी मुझे लगता है सिग्नेचर हो गई है दोनों कढ़ाइयाँ। जो ये वाली कढ़ाई है, जब से मैंने कढ़ाई लेने का नाम लिया हम ग्रोसरी करने जा ही नहीं पा रहे हैं। कभी क्या हो जाता है, कभी क्या, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी किस चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। इसी बीच में अभी तक टमाटर हुए नहीं थे तो मेरे राइस हो गए थे डन, लेकिन हल्का सा पानी मुझे इसमें लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा और बॉयल आए, फिर हम इसको 5 मिनट और छोड़ते हैं और उसके बाद हम कर देंगे बंद। और सेवइयाँ भी मेरी हो गई थी डन। सेवइयाँ को पानी डाल के मैंने अच्छी तरह भून के घी में, ऑयल में, रेसिपी आपने सारी मेरे ख्याल में देख ली होगी। और अब आ जाते हैं मंचूरियन की साइड पे। अच्छा, अच्छे तरीके से टमाटर भी हो गए, केचप भी हो गया, घी ऑयल इसने थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि ऑयल बहुत कम यूज़ होता है मंचूरियन में। इसके बाद हमारे सिग्नेचर सोया सॉस, ये 3 पाकिस्तानी सोया सॉस बहुत ही फेमस है। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, जो हर नूडल्स हर पाकिस्तानी रेसिपी में जाते ही जाते हैं। यहाँ पे गर्म पानी आपने लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। अगर आपके पास यखनी है तो बहुत ही वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपने चिकन क्यूब का यूज़ लाजमी करना है। इसके अंदर भी नमक और ब्लैक पेपर जाएगा, थोड़ी सी शुगर जाएगी, नथिंग और कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छे तरीके से जब इसको बॉयल आ जाए फिर आपने इसके अंदर क्या डालना है, आपने डाल देना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से आप इसको करेंगे मिक्स ताकि ये थोड़ा सा घना हो जाए। एक बात आपने याद रखनी है, आपने इसको सर्विंग से पहले ही डन करना है। जब आपके गेस्ट आने वाले हों या आपने खाना हो, उससे पहले तक का प्रोसेस में आपने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर कॉर्नफ्लोर जो है ना दोबारा आप जब गर्म करते हैं ना वो फ्लेवर नहीं देता। जो ताज़ा ताज़ा खाने का फ्लेवर होता है ना, वही फ्लेवर जो मतलब बाद में वो फ्लेवर नहीं आता कॉर्नफ्लोर वाली चीज़ में। और बस इसके बाद आप हमने जो टेंडर पॉप्स बनाए हुए थे उनको हम डाल देंगे इसके अंदर, और शिमला मिर्च डाल दूंगी, प्याज डाल दूंगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी। ये जो बुलबुले नहीं निकल रहे हैं, ओए होए, इसकी आवाज़ जो होती है ना मट्टी वाले देगचे में, बस ये बहुत ज़बरदस्त होती है। खैर, दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं बैक से वॉइस ऑन करूं ताकि आपको ये आवाज़ आएगी। बुलबुलों की जो होती है ना, बहुत मज़े की वॉइस होती है खाने की। मंचूरियन खाने का मज़ा है तो इस आवाज़ के साथ है, वरना नहीं है। तो इसके ऊपर डाल देंगे सीड्स। लेकिन बैक से जब मैंने शोर की आवाज़ें, चीखों की आवाज़ें साथ सुनी तो मैंने कहा नहीं भाई, बैक वाली आवाज़ बंद ही रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसमें खाना ठंडा जल्दी नहीं होता, आपका खाना 30 मिनट्स तक चलता ही है गरम, क्योंकि इतना ये हैवी होता है मट्टी का, आपको खुद ही पता होगा, लेकिन फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है इसका। और राइस भी हो गए थे डन। सर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप घर में खाना दे रहे हैं, चाहे आप बाहर दे रहे हैं, चाहे आप किसी को भी दे रहे हैं। सर्विंग आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है ताकि खाने वाले का दिल भी करे कि खाना खाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से सर्व करके बताऊँगी। एक वो तरीका जो हम गेस्ट के लिए करते हैं, सिंगल गेस्ट के लिए, एक वो तरीका जो हम 2 से 3 लोगों के लिए करते हैं। पहले मैं 2
2 से 3 लोगों वाला कर रही हूँ। एक ट्रे में आपने हाफ़ साइड पे राइस डालने हैं और हाफ़ साइड पे आपने मंचूरियन डाल देना है, ठीक है। राइस थोड़े से 70% रखने हैं और 30% मंचूरियन रखना है, क्योंकि मंचूरियन बहुत कम कम खाया जाता है। ये होगी हमारा फर्स्ट मतलब सर्विंग। आपने किस तरीके से 2 से 3 लोगों के लिए सर्व करना है। अभी मैं आपको दूसरा सर्व करने का तरीका बताती हूँ, जो सिंगल पर्सन के लिए जैसे हम सर्व करते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ ना कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइनीज़ खाना हो और साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं हो तो खाने का मज़ा कैसे आएगा। देसी खाने के साथ लस्सी थी और इसके साथ थी कोक। आज तो वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में ऐसा कोई पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। खैर, इसके ऊपर भी मैं डाल दूंगी सीड्स हल्के से। और अभी आपको सिंगल सर्विंग का बताती हूँ। सिंगल सर्विंग के लिए आपने एक बाउल लेना है, किसी भी साइज़ का बाउल ले ले, बट छोटे साइज़ का लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है, प्रेस आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। फिर आप इसको पलट देंगे दूसरी प्लेट के अंदर। जितने अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे प्लेट आपकी कभी भी नहीं खुलेगी। और उसके साथ हम डाल देंगे मंचूरियन। ज़्यादा ऊट पटांग नहीं करना साइडों पे इधर उधर, फिर बहुत ही रफ प्लेट लगती है। नीट एंड क्लीन लगनी चाहिए। एक साइड पे फोक रख लें, एक साइड पे स्पून रख लें, तो बस आपकी प्लेट हो गई डन। अब हम खाते हैं खाना। आज मैं अकेली थी, मैं थी और बच्चे थे डिनर में, क्योंकि हस्बैंड और उसके फ्रेंड चले गए थे बाहर। अच्छा, उनको ना बहरिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, कि कह रहे थे कि बहरिया का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, जिस राउंड अबाउट से गुजरो ना तो आपका ऐसा फील होता है जैसे कि आप दुबई में हैं, क्योंकि शाहीन हो गया, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया, हर चौक मतलब किसी न किसी स्टेट से मिलता जुलता है। तो खैर, यहाँ पे अभी मैं और बच्चे खा रहे थे खाना और साथ में हम कर रहे थे गपशप। गपशप में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने की टेबल में, जब आप खाना खाएं और साथ अच्छी अच्छी बातें हो रही हूँ। अच्छा, मिकाल जो है ना बहुत ही चूज़ी है, खाने में बहुत ज़्यादा तंग करता है, बट फिर भी उसने खा लिया। वो सामने चेयर मेरे हस्बैंड की थी, जो आज हमारे साथ डिनर में नहीं है। बहुत ज़्यादा अजीब सा भी फील हो रहा था। मुझे लोगों के दिलों पर भारी होने से खौफ आता है। मैं चाहती हूँ मेरी मौजूदगी से किसी शख्स का दिल तंग होने लगे तो अल्लाह मुझे उनकी ज़िंदगी से निकाल दे। तो बस उनका दिल अगर मेरे साथ खुश रहे तो वो रहे। ज़बरदस्ती का रिश्ता मुझे नहीं पसंद, किसी के साथ भी नहीं पसंद। किसी महफ़िल में, ऐसी महफ़िल पे बैठना जहाँ पे आपको पसंद ना किया जाए या आपकी मौजूदगी उनके दिल बंद कर रही है, तो उस जगह से फ़ौरन उठ जाना चाहिए। खैर, यहाँ पे सुबह उठते ही मैंने कहा पहले हम फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। ये वो फ्रिज है जब हम कोयटा से आए थे तो इसकी कंडीशन कुछ ये थी। अब आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने पूरा 5 से 6 महीने इसको कितना अच्छा साफ़ किया है। अब इसमें कोई निशान, कोई चीज़ भी नहीं है। खैर, मैंने आपको वो पुरानी पिक्चर दिखाई है जो हम कोयटा से आ रहे थे, तब हमारे फ्रिज की ये कंडीशन थी। अब ये वही फ्रिज है, कहीं पे कोई निशान भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी मैं फ़्रिज किस तरीके से साफ़ करती हूँ कि मेरा फ्रिज इतना नीट एंड क्लीन हमेशा किस तरह रहता है। मैंने कभी भी इस तरीके से भी फ्रिज वॉश नहीं किया। साल में 2 दफ़ा मैं इस तरीके से वॉश करती हूँ, वो भी अगर ज़रूरत पड़े तो तब। एक दफ़ा गर्मियों में, एक दफ़ा सर्दियों में। और अगर मैं आउट ऑफ सिटी गई हूँ तो आती हूँ काफ़ी गंदा हुआ हो, बच्चे घर में हो, तो तब मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे फ्रिज को साफ़ करती हूँ। यहाँ पे जी अभी मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ, सबसे पहले मैं सारी चीज़ें निकाल के बाहर रखती हूँ। आपने जहन में ये चीज़ रखनी है, आपने ग्रॉसरी बिल्कुल भी नहीं करनी इन दिनों में जब आप फ्रिज को साफ़ करने का इरादा कर लें। ईद के लिए आपने अभी से फ्रिज को अपना रेडी करके रखना है, क्योंकि ईद में अगर 1-2 हफ्ते भी रहते हैं ना तो बहुत कम दिन है। इन द एंड दिनों में हम कपड़ों की टेंशनों में लगे होते हैं, बाकी घर की सफाइयों में फ्रिज इग्नोर होते होते, और फिर आखिर में जब कुर्बानी वाला गोश्त अंदर आता है तो फिर और ही मैस क्रिएट हो जाता है। तो आप लोगों ने होशियारी करनी है, अभी से अपने फ्रिज को साफ़ करना है, ताकि इन द एंड दिनों में आप हल्का फुल्का हाथ लगाएं और आपको नहीं इसी बीच में पता चल जाएगा कि आपके फ्रिज में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, और आपने ईद से पहले पहले वो सारी चीज़ें यूज़ कर लेनी है, ताकि ईद की ग्रॉसरी के लिए आपके फ्रिज में अच्छी खासी जगह बच जाए। तो ये टिप्स तो मेरे ख्याल में सबको ही पता होंगी, खाली मैं आप लोगों की याद दहानी करवा रही हूँ और आपको मोटिवेशन देने के लिए बता रही हूँ। तो मैं अब फ्रिज को इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ईद के नज़दीक दिनों में मेरी शॉपिंग और इन चीज़ों में मैं मसरूफ़ हो जाती हूँ, तब मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। 20 से 30 मिनट लगा के मैं साफ़ कर लूँगी हल्का फुल्का, लेकिन अभी से मैं ईद के लिए फ़्रिज को रेडी करके रख रही हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रिज को स्पंज लगाया, सिरका और शैम्पू डाल के अच्छे तरीके से पूरे फ्रिज पे स्पंज लगा दिया। उसके बाद मैंने
मैंने इसके ऊपर हल्का सा वेट कपड़ा लगाया। उसके बाद मैं अभी ये स्प्रे बना रही हूँ। स्प्रे में आपने आधा पानी लेना है, सिरका आपने बहुत ज़्यादा लेना है, पाकिस्तानी डिटोल लेना है। ये इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिटोल आपने हाफ ढक्कन लेना है। याद रखना डिटोल आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्रिज से ऐसी मतलब अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा डिटोल की ना खुशबू आने लग जाए बिल्कुल भी अच्छी नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। खैर आपने सिरके का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मैंने फ्रिज के लिए, यकीन करें आपने मेरी बिफ़ोर वाली हालत देखी है ना जब हम कोयटा से आए थे, उसके बाद से मैंने कभी भी फ्रिज में कोई स्प्रे यूज़ नहीं किया। मैं जस्ट पानी में सिरका डाल के फ्रिज को साफ़ करती हूँ। मेरा फ्रिज इतना नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल कोई स्टेन भी इसमें नहीं है। आपके सामने है, आप बिफ़ोर वाली वीडियो देखें और आफ्टर वाली आप देख लें कि बैक साइड पे इतने गंदे कोई ब्लैक निशान थे बहुत ज़्यादा, लेकिन करते करते अल्लाह ने चाहा देखें चीज़ वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। हालांकि हम तो नया फ्रिज लेने का सोच रहे थे, हमने कहा ये फ्रिज नहीं सही होगा, गंदा होगा, मैस क्रिएट होगा चीज़ों में। तो खैर फिर मैंने देखे वाकई में औरत ही होती है जो घर को जन्नत भी बनाती है और जहन्नुम भी औरत ही बनाती है। अच्छा, यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से स्प्रे लगा देना है। स्प्रे लगाने के बाद फिर से आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है, बिल्कुल खुश्क कपड़े से और नीट एंड क्लीन कपड़े से। इसी बीच में बस आप 7 बर्तन जो फ्रिज की चीज़ें थी वो भी वॉश होकर आ जाती हैं। अगर आपने ख़ुद वॉश करनी है तो पहले आपने फ्रिज साफ़ करना है, फिर आपने चीज़ें वॉश करनी है, ताकि उतनी देर तक फ्रिज खुला रहे और फ्रिज में अच्छी अच्छी खुशबू और मतलब चीज़ें काफ़ी पड़ी होती हैं, उनकी स्मेल बाहर निकल जाए। घर खाली काम औरत का नहीं है संभालना कि सिर्फ मिसेज ही लगी रहे घर को संभालने में, संवारने में। हस्बैंड की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करें ना तो यकीन करें आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप अपने घर को संवारें संभारें, मतलब दिल अंदर से ना मर जाता है। मैं जानती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, मैं ख़ुद भी इसी नेचर की हूँ। मैं कहती हूँ मैं बर्दाश्त करने से ज़्यादा अलग हो जाना का मशवरा दूंगी। मतलब जितने भी लोग ऐसे हैं ना कि अगर आपका अच्छे तरीके से गुजारा हो रहा है तो सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं हो रहा तो बर्दाश्त करते करते इंसान का गोल्डन टाइम की उम्र गुजर जाती है, इंसान नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। आप नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अपने आप को नफ्सियाती तौर पे सेहतमंद रखना चाहते हैं तो अगर आप मतलब अच्छे हैं, हस्बैंड गुजारा होता है तो ठीक है, ससुराल वाले अच्छे हैं। अगर नहीं अच्छे तो बस मैं ये कहती हूँ ज़िंदगी का गोल्डन टाइम वेस्ट नहीं करें उनके साथ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, आगे कदम चलाएं। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें पड़ी हैं करने के लिए, और घर संवारना और संभालने का दिल भी तभी करता है जब आपके हस्बैंड अच्छे हों, आपका ससुराल अच्छा हो। और मैं ये कहती हूँ हस्बैंड का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी आपने हस्बैंड के साथ गुजारनी होती है, ससुराल के साथ नहीं गुजारनी होती। तो बस यही मैं सोच रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ कि जब मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ ना तो मेरे जहन में बहुत सी बातें आती हैं कि अगर जब मेरी भी ना हस्बैंड से लड़ाई या झगड़ा हो जाता है तो मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं करता काम करने का। लेकिन मैं उनको ना दो टोक बात करती हूँ, मैं कहती हूँ अगर रहना है तो सही रहें, नहीं रहना तो आपका वो रास्ता, मेरा ये रास्ता। लड़ाई झगड़ा हर मियाँ बीवी में होता है। आप ये नहीं समझे कि जस्ट मेरी तो हस्बैंड के साथ कोई लड़ाई नहीं होती होगी, मैं बिल्कुल परफेक्ट कपल है, हम ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, कोई परफेक्ट कपल नहीं होता। खैर जिस हद तक मैं बर्दाश्त करती हूँ मैं करती हूँ, और कुछ वो भी करते हैं। लेकिन मैंने तो बस एक ही थ्योरी जानती हूँ, अगर रहना है तो सही तरीके से रहे, अगर नहीं रहना, हाँ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मेरी समझ में आ जाती हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पे गलत थी तो मैं मान जाती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी समझ में आती हैं, वो मान जाते हैं, इसीलिए हमारा रिश्ता इतना अच्छा और इतना मतलब तरीके से चल रहा है। और मैं इस थ्योरी पे बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी अक्सर मुझे लोगों के किस्से सुनाते हैं तो मैं उनको कहती हूँ जब नहीं हो रहा गुजारा तो बस क्राइम पेट्रोल वाला सीन करें, अल्लाह हाफिज़ करें, उनकी नई ज़िंदगी शुरू, इनकी नई ज़िंदगी शुरू। ये नहीं किया करें कि बस एक चीज़ को पकड़ के उसके पीछे ही पड़ जाए कि बस नहीं हमने इसी के साथ चलना है, जो है जैसा है। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, हर इंसान को एक दफ़ा मिलती है। अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बस टाटा बाय बाय, अपनी ज़िंदगी का न्यू स्टार्ट लें। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है।
तो खैर मैं तो इस थ्योरी पे यकीन रखती हूँ। आगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं, मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगी, जिनको गुजारा करना ही पड़ता है, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो सोचते ही रह जाते हैं कि हम कहाँ जाएं, किस तरीके से करें, क्या करें। इसीलिए मैं कहती हूँ लड़की का पढ़े पढ़े लिखे होना और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो उसको हस्बैंड की ज़रूरत ही नहीं होती, हस्बैंड को उसकी ज़रूरत होगी, उसे हस्बैंड की ज़रूरत नहीं होगी। तो मतलब इसी में मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्ची को इसलिए पढ़ाना है कि हस्बैंड ऐसा निकलेगा। आपने बच्ची को इसलिए पढ़ाना है कि कोई मुश्किल वक्त आएगा तो वो अपने लिए एक अच्छा फ़ैसला ले सकेगी। इसीलिए अपनी बच्चियों को बोझ समझ के नहीं उनके रिश्ते तय करें, या एक अल्लाह ताला का फ़र्ज़ समझ के करें। तो खैर मैं बातें ना कहाँ से कहाँ लेके चली जाती हूँ। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ें लिखें, कुछ बने लाइफ में, तभी आप कुछ बनेंगे जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, काम करेंगे। काम करना कोई भी काम आसान नहीं होता, ये ना सोचें कि वीडियो बनाना बहुत आसान काम है। मैं कहती हूँ व्लॉगिंग से ज़्यादा मुश्किल काम दुनिया में कोई भी नहीं है। आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, वीडियो एडिट करने में 2 से 3 घंटे जाते हैं। कोई काम भी आसान नहीं होता ज़िंदगी में। ज़िंदगी को आराम तलब नहीं बनाएं, बस काम करते रहें। अगर आप अपने हाउस वाइफ हैं तो अपने घर को इतना सजाएं, इतना संवारें कि आपके घर में आने वाला हर बंदा हैरान रह जाए कि वाकई में हम किसी के घर में आए हैं। आपका काम है अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि आपके बच्चों को लोग देख के हैरान हो जाएं, आपके बच्चे मिसाल बन जाएं लोगों के लिए। मैं तो सबको एक अच्छा मशवरा ही दे सकती हूँ, अगर आगे अमल करना ना करना हर बंदे का अपना काम होता है, लेकिन अपनी तरफ से आप सबको अच्छा मशवरा दिया करें। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, मेरे से भी ज़्यादा मतलब समझते होंगे इस दुनिया को। मैं जस्ट आपको अपना माइंड बता रही हूँ, और शायद मेरी ये बात किसी के दिल पे लगे और कोई एक लड़की उठे खड़ी हो जाए और अपने हस्बैंड से अगर नाराज़ है तो राज़ी हो जाए। कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करें, कुछ चीज़ों को वो इग्नोर करें, तभी जाके गुजारा होता है। तो खैर यहाँ पे तो अभी ईद की तैयारी बिल्कुल सर पे है। आपने अभी से अपना फ्रिज साफ़ करना है, अपने घर को साफ़ करना है, और अपना क्वालिटी टाइम अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है। और जो बच्चियाँ कॉलेज और स्कूल जाती हैं उन्होंने अपनी माँ को अपना फ्रेंड बना देना है। आपकी माँ से बड़ा फ्रेंड आपका कोई भी नहीं हो सकता। आप ये करके तो देखें, आप लोग देखना आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आता है, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। और अपने घर के काम को बोझ, अपने घर के काम को ना कभी भी बोझ नहीं समझा करें कि हाय ये करना है, हाय वो करना है। दिल से किया करें, आराम से पुरसकून होके मज़े से किया करें, और हर काम को करते हुए ना इंजॉय किया करें। फिर देखना आपको काम करने में कितना मज़ा आएगा और आप कितना इंजॉय करेंगे। खैर यहाँ पे तो मेरा फ्रिज हो गया क्लीन, और आप लोगों के साथ मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें भी शेयर कर ली हैं। तो फ्रिज को साफ़ करके ना मुझे इतना कोई सुकून मिला, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अभी तो मैं लूँगी दोपहर में एक अच्छी सी नैप, क्योंकि सुबह का टाइम था, सुबह उठते ही अभी तक हमने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले मैंने कहा मैं अपना फ्रिज क्लीन करती हूँ। और ये व्लॉग यकीन करें एडिट हुआ पड़ा था। कल शाम को 8 बजे मैं व्लॉग अपलोड करने वाली थी, बट मैंने कहा मेरे तो जो फॉलोअर्स हैं इन सबको पता है मैं 2 से 3 बजे के टाइम पे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो ये किस तरीके से होगा। खैर फिर मैंने सब्र किया और मैंने आज सुबह अपलोड किया। ये हो गया मेरा फ्रिज डन। अब आपको मैं खाली दिखा रही हूँ। अब आप इसकी बिफ़ोर वाली वीडियो देखें, उस टाइम पे जितना गंदा था ना, अभी तक ये इतना साफ़ नहीं होता। कोई देखे तो बोलेगा इसके निशान कभी भी साफ़ नहीं होंगे। खैर फ्रिज तो हो गया डन। इसी तरीके से ना मैं अभी ना छोटे मोटे अपने काम करूँगी। पिछली ईद पे आपको याद है मेरे घर में कितना मेस क्रिएट हो गया था। एंड दिनों में रमज़ान था, कबर्ड्स का नए कपड़े आते जा रहे थे, फेंकते जा रहे थे। तो अब ये सीन नहीं होगा। अब तो मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, और वीडियो मैंने पहले अपलोड करनी है, क्योंकि अब देखिए मेरी वीडियो बनी है 2 दिन पहले, आप तक 1 दिन पहले, सॉरी, आप तक आने में उसको 1 दिन लगा। अब आप लोग देखेंगे, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, आप लोग इरादा करेंगे 1 दिन इसमें गुजर जाएगा। इसी तरीके से ईद और नज़दीक आती जाएगी, और मेरे व्लॉग आपको थोड़े थोड़े जल्दी मिलेंगे वक्त से पहले, ताकि आप लोगों को आइडिया मिलता रहे कि आपने ईद की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आपने फ्रिज साफ़ करना है। रेसिपीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। मैं जो अभी गोश्त की रेसिपीज़ बनाऊंगी आपने सारी अपने जहन में रखनी है कि ईद पे आपने क्या क्या बनाना है।
और हर एक चीज़ लिखा करें। लिखने से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जब बेकिंग की क्लासें ले रही थी, मैंने पीसी में जाके बेकिंग की क्लासें ली हैं, लेकिन मैंने उससे इतना नहीं सीखा जितना मैंने यूट्यूब से सीखा है और लिख के सीखा है। यूट्यूब पे भी हज़ारों रेसिपीज़ मेरी गलत गई हैं। उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया, हर एक रेसिपी को अपने तरीके से जब जज किया, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, मेरे ओवन का टेम्परेचर ये है, मेरे ओवन में इतनी देर में चीज़ बेक होती है, ज़्यादा समझना इसको होता है। उसी तरह आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लिखनी है। जैसे अब मैंने आपको बोला, दम पोख में आपने 2 घंटे के लिए इसको दम वाली आंच पे रखना है। मतलब ये चीज़ें आप लिख के रखेंगे अगर वाकई में आप कुकिंग के शौकीन हैं तो। अदरवाइज़ आप बस चलता फिरता काम करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्रिज में चीज़ वगैरह भी पड़ी थी। सारी चीज़ें ना अब मेरे जहन में आ गई हैं। ईद से पहले मैंने अपना सारा फ्रिज खाली करना है। फ्रीज़र तो मैंने पक्का खाली करना ही करना है। तो इसलिए नहीं करना कि गोश्त के लिए कि गोश्त आएगा, इसलिए भी करना है कि जब हम ग्रॉसरी करने जाएंगे तो मुझे याद रहेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाय करनी है और क्या क्या नहीं। हम फ्रिज में गोश्त बिल्कुल भी नहीं रखते। मैं ईद के बाद भी अपना फ्रिज आपको दिखाऊंगी। मेरे घर में कोई गोश्त नहीं होगा, आप लोग याद रखना। और ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में याद दिलाना भी कि हूर आप अपना फ्रिज दिखा दो। हम जस्ट वो गोश्त रखते हैं जो हम उसी टाइम पकाते हैं, बस वो गोश्त मेरे घर में मौजूद होता है। इसके अलावा हम घर में गोश्त नहीं रखते जो उसी दिन बनता है बस। बाकी मेरा हस्बैंड टोटल बाहर से बाहर ही दे देता है, घर के अंदर भी नहीं आता। और ना ही यहाँ पे ये कोयटा वाला सीन होता है कि घर में मतलब खून गंद मंद, वहीं कसाई की दुकान पे कुर्बानी होती है और हमारे घर में जो गोश्त आता है वो एक शॉपर ही आता है। बाकी मैं अपना टोटल फ्रिज आपको दिखाऊंगी। मेरे फ्रिज में आपको कभी भी गोश्त नज़र नहीं आएगा। अच्छा, जो लोग ना फ्रेश खाना खाने के आदी हो जाएं वो कभी भी फ्रिज में गोश्त नहीं रखते। अब हमें इतनी आदत हो गई है कि ताज़ा चिकन लेके खाना है, ताज़ा गोश्त लेके खाना है, हम फ्रीज़ वाला खा ही नहीं सकते। खैर, यहाँ पे फिर मैंने शावर लिया, हेल्पर चली गई थी। अच्छा, फ्रिज मैंने पूरा डन कर दिया था, सिर्फ ऊपर से रहता था और बाहर से रहता था। इतनी कोई मुझे गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी तो मैंने बच्चों को नाश्ता दिया। और हेल्पर को भिजवाना ना सबसे मुश्किल काम होता है। जब तक वो घर में होती है आपकी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बस वो जैसे ही निकली, मैंने जाके शावर लिया और फिर मैं आई। मैंने कहा अभी मैं अपना ऊपर से फ्रिज साफ़ करती हूँ। ऊपर से नीचे से सारा आपने वंस इन अ मंथ तो लाजमी करना होता है। साफ फ्रंट से तो आप डेली बेसिस पे ही करते हैं, साइडों से और ऊपर जो है आप कोशिश किया करें 15 दिन में एक दफ़ा कर लें तो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे जी मेरे फेस आइस रखा हुआ था, मिकाल उसको छोड़ता ही नहीं है, ना फेस रोलर को छोड़ता है, ना इसको बार बार आता है लेता है, जब इसको गर्मी लगती है फिर लगा के वापसी ले आता है। खैर, यहाँ पे मेरा फ्रिज हो गया था डन। लास्ट डेमो में आपको दे देती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत से कितना साफ़ सुथरा कर लिया अपना फ्रिज। अच्छा, लास्ट में जब मैंने ना फ्रिज खोला तो जब कूलिंग ज़्यादा होने लग जाती है ना, मैंने इसको क्विक फ्रीज पे रखा हुआ था तो एकदम से ना वो जो शीशे होते हैं उनके ऊपर ऐसे ठंडा ठंडापन नहीं छा जाता, वैसा छा गया था। खैर, ये फ्रिज हायर का है और बहुत ज़बरदस्त फ्रिज है। बहुत अरसा हमने यूज़ कर लिया लेकिन फिर भी अभी भी न्यू का न्यू लगता है। बड़ा उतार चढ़ाव इस फ्रिज ने देखे हैं। तो ये रहा फाइनल लुक। डबल डोर फ्रिज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शुरू से ही मुझे पसंद है। बट मेरी ख्वाहिश ये है कि ये दीवार के अंदर फिक्स हुआ हो। तो बस अभी फ़िलहाल इसमें दूध पड़ा है, चावल पड़े हैं, आटा पड़ा है, बस मिक्सअप चीज़ें पड़ी हैं। फ़िलहाल कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पड़ी। जो पड़ी भी थी तो मैंने फेंक दी, जैसे कि धनिया पड़ा था या कोई 2 चीज़ें पड़ी थी। गोश्त का एक शॉपर पड़ा था, चिकन जो मेरा बच जाता है ना थोड़ा बहुत, वो भी मैंने हेल्पर को दे दिया। अच्छा, यहाँ पे क्रोशिया के साथ जो बनी हुई चीज़ें पड़ी हैं ये हूर ने मुझे बना के दी हैं, हैंडमेड। अच्छा, ये जैसे दूध वाली देगची के नीचे, ये शीशे वाले बाउल के नीचे, हर चीज़ ना मैं फ्रिज में इसी के ऊपर रखती हूँ क्योंकि मेरा फ्रिज शीशे का है, उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।